अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ऑफ कोर्स आज वीक का सेकंड ट्रेडिंग सेशन है और मार्केट के अंदर वही एक हम कह सकते हैं कल के ही जो एक एनर्जी है उसी को मार्केट ने कंटिन्यू किया है और साथ साथ मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं थोड़ी सी कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। आज के दिन भी एक फ्लैट नोट देखा गया है। साथ साथ मार्केट में जो अब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। SECP ने PSX के रेगुलेटर में तरमीम की मंजूरी भी दे दी है, तो आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट की तरफ आई हैं। SECP ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, तो क्या क्या इसमें जो है वो अमेंडमेंट हो सकती हैं और आज के दिन हम इसके ऊपर डिटेल बताएंगे भी आपको। मार्केट के नंबर्स, मार्केट के परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि वीक के आगाज में जब मार्केट का ये स्टैंस देखा जा रहा है तो वीक के क्लोजर साइड पे जब ये पूरा वीक सम अप होगा तो उस वक्त मार्केट का क्या स्टैंस होगा और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए एडवाइसेस, उनके लिए तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान और मलेशिया रिलेशनशिप के हवाले से। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि बहरी उमूर में ताउन बढ़ाने का अज़म देखा गया है। यहाँ पर यह भी बात इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो अपनी नेबरहुड में जो एक हम कह सकते हैं रिलेशनशिप है वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं और साथ साथ जब बात हो रही है बहरी उमूर की तो इससे हमारी जो एक ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट्स हैं वो तमाम एक्सप्लोर हो जाते हैं। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और ओगरा ने गैस की कीमतों में औसतन तकरीबन 8% के करीब जो है वो कमी की मंजूरी दे दी है, तो ये भी गुड न्यूज़ है फॉर द व्यूअर्स के आप देख सकते हैं कि गैस के हवाले से अभी जबकि विंटर सीजन है, गैस की यूजेज भी ज़्यादा है और इसमें जब प्राइसेस में कमी हुई है तो ये भी एक विन विन सिचुएशन है, तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ हम बांग्लादेश को सप्लाई के लिए 1 लाख मैट्रिक टन चावल का टेंडर जो है वो भी जारी कर चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये तमाम चीज़ें आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन है इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं, चाहे हम बात करें अपने रिलेशनशिप के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से या मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो ये चीज़ें हैं जो तमाम एड्रेस हो रही हैं। गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि किसी तरीके से नई पॉलिसीज़ लेकर आएँ, किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट करें और इसी पर्पज़ के लिए SIFC दिन रात इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि लोकल्स एज वेल एज फॉरेनर बिजनेस कम्युनिटी है वो तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकें। आज हम ये तमाम टॉपिक्स जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। जी 100 इंडेक्स अपडेट्स हाइलाइट्स हम देख रहे हैं। ओपन हुई मार्केट 1,61,984.08 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,62,819.85। आप देख सकते हैं ओपनिंग साइड से हायर साइड पे मार्केट ने एक पंच किया, एक अच्छा हायर साइड बनाया। लोअर वाज सेम एज द ओपनिंग साइड हम देख सकते हैं 1,61,276.81 एंड फाइनली क्लोजर 1,61,692.49 यानी कि 291.59 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। एक फ्लैट नोट है बट एक हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड है। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स कौन कौन से हैं। आज के वॉल्यूम लीडर्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.85 के पे मार्केट का इसका क्लोजर प्राइस है। ओके, हम देख सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो आज के दिन जो है वो एक अच्छे चेंज देखे जा रहे हैं। 1.85 पे क्लोजर रहा, 0.05 का डिक्लाइन देखा गया। 59.19 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए आज के दिन के ये यानी कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम के ये स्क्रिप्ट के हमने आपको बताया। नेक्स्टली बैंक ऑफ मुकरमा लिमिटेड 5.92 इसके क्लोजर प्राइस हैं, 0.07 का इजाफा देखा गया। 45.97 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा एंड पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 40.55 इसके प्राइसेस हैं, जबकि 1.36 का इजाफा देखा गया है आज की मार्केट में एंड 38.77 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। फोर्थली बीको स्टील लिमिटेड 6.99 क्लोजिंग प्राइस, जबकि 0.02 का इजाफा डिक्लाइन देखा गया। 33.94 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा एंड लास्टली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 34.36 क्लोजिंग प्राइस, 0.58 का डिक्लाइन, 29.83 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। आज के हम वॉल्यूम लीडर्स देख सकते हैं कल और आज के, या हम इस पूरे वीक को थोड़ा सा लास्ट वीक से भी कंपेयर करें तो तकरीबन वही स्क्रिप्ट्स, वही
वही जो एक घूम फिर के हमारे सामने आ रहे हैं, एक आध कोई अनकन्वेंशनल सा स्क्रिप्ट सामने आता है, अदर देन हमारे पास डेली बेसिस पे वही चीज़ें हैं सामने। और ये इससे ये साबित होता है कि तकरीबन पेनी एंड मीडियम जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर ज़्यादा पेनिट्रेशन इन्वेस्टर्स की देखी जा रही है, इसमें बड़े स्क्रिप्ट ज़्यादा सामने नहीं आ रहे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं शकील अनवर कमाल साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करेंगे। एक वीक के आगाज में ही हम कह सकते हैं कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच नताशा जी। बिल्कुल ऐसा ही है और थोड़ा कॉशियस अप्रोच इस वक्त इन्वेस्टर्स का नजर आ रहा है, और वही हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी ड्राई अप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स बिलियन शेयर्स का ट्रेड हो रहा था डेली बेसिस के ऊपर। अब मार्केट हाफ उसका वॉल्यूम हो गया है, 50-60 करोड़ शेयर्स का रोजाना कारोबार हो रहा है, और उसमें भी पेनी स्टॉक्स के अंदर हम वॉल्यूम ज्यादा देख रहे हैं। मेन बोर्ड के अंदर एक्टिविटी थोड़ी सी डल है। अब उसकी वजूहात जानने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। मार्केट वेंट एज हाई एज ऑलमोस्ट 170,000, और वहां से मार्केट तकरीबन 1,57,000 पॉइंट तक आई थी। अब मार्केट 1,62,000 के पॉइंट के अराउंड हूवर कर रही है, और यहां पर मार्केट इज वेटिंग फॉर सम पॉजिटिव ट्रिगर्स, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्पेशली आईएमएफ और पाकिस्तान की जो निगोशिएशंस हुई हैं, उसके बाद 8 दिसंबर को उनकी टीम आ रही है, और होपफुली पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की जो ट्रांच मिल जाएगी, ये एक बहुत अहम ट्रिगर साबित हो सकता है मार्केट के लिए। सेकंड ट्रिगर जो है मैं समझता हूं वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से, क्योंकि इट्स बीन टू लॉन्ग के मार्केट वेट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट कट आए मार्केट के अंदर, ताकि स्टेट बैंक अगर शरह सूद में कमी करेगा तो स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलेगा। और कारोबारी हलकों की तरफ से भी ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि शरह सूद 11% से मजीद कम किया जाए। तो लेट्स सी के दिसंबर के अंदर ये खबरें अगर आती हैं तो मार्केट अपनी राइट। डायरेक्शन बनाएगी। अच्छा, वॉल्यूम लीडर्स बट आपने देखे, डेली बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि सेम वॉल्यूम लीडर्स आ रहे हैं, तो मार्केट में जो एक हम कह सकते हैं नेचर ऑफ द मार्केट है, या मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो एक रुझान है वो किस तरफ देखा जा रहा है? क्या पेनी स्टॉक्स या मीडियम टियर की तरफ जो है वो ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि अप्रोचेस बढ़ रही हैं? किस तरीके का इन्वेस्टर आजकल मौजूद है? देखिए, मार्केट के अंदर आपको, जैसा कि आप जानती हैं कि गुज़िश्ता महीने के अंदर तकरीबन सितंबर में ही 35 टू 36,000 नए पार्टिसिपेंट्स मार्केट के अंदर इन हुए हैं, और मार्केट का साइज अब बड़ा हो रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से मार्केट आगे जा रही है, तो नेचुरली मार्केट के अंदर पेस इंप्रूव कर रही है, और इसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इस वक्त इन्वॉल्व हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो नया इन्वेस्टर आता है, वो ये देखता है कि अगर मैं छोटे शेयर के अंदर, 5 रुपए के शेयर के अंदर, 10 रुपए के शेयर के अंदर अगर कोई सरमायाकारी करता हूं, तो उसके अंदर कैपिटल गेन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त बड़े प्लेयर एक्टिव नहीं है, ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। जैसा कि मैंने अभी अपने इब्तिदा में बताया कि मार्केट इज वेटिंग फॉर सम पॉजिटिव ट्रिगर्स, और जब तक ये सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो अभी इस वक्त मार्केट जो है वो कॉशियस अप्रोच के साथ है। और एक बात और ऐड कर दूं, क्योंकि ये नवंबर का लास्ट वीक है, तो रोल ओवर वीक भी होता है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा पोजीशंस को अपनी सेटल करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि नया पैसा मार्केट के अंदर इंजेक्ट करें। और एक आपने वॉल्यूम लीडर्स का जिक्र किया, तो उसके अंदर आपने ये बताया कि टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के अंदर पीआईए का शेयर भी आ गया है, जी। और उसकी वजह यह है कि उसकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है, वो मार्केट को एक अच्छा रुझान दे सकती है। और मेरे जो पॉजिटिव ट्रिगर्स, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उसमें प्राइवेटाइजेशन इज द की फैक्टर। अगर आइंदा आने तो वाले शकील महीनों के साहब, अंदर अभी जब हम देख रहे हैं पीआईए भी प्राइवेटाइज हो रही है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंटाइटीज के हवाले से एक बिग क्यू मौजूद है, और फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली सबके ही नंबर्स आएंगे, डिस्कोस के हवाले से भी हम सुनेंगे प्राइवेटाइजेशन के। तो हम स्टॉक मार्केट की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो अभी जो एक मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अब रोल ओवर वीक भी है, थोड़ा सा मार्केट का यानी कि मंथ एंड है, तो कैसा लग रहा है? क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को? कौन से सेक्टर्स पे फोकस रहना चाहिए? कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्शली या प्रॉपरली लगाना चाहिए? देखिए, मार्केट के अंदर इस वक्त ये कंसोलिडेशन फेज है। पहली बात तो ये है कि ये लेवल जो है, इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में मूव राइट। करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन छोड़ चुकी है।
बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। मार्केट का हमेशा से ट्रेंड होता है कि मार्केट एक लेवल पर आने के बाद थोड़ा थमती है, थोड़ा सा मार्केट में ब्रेक आता है, थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड कभी कभी वीक्स बेसिस पर चलता है, कभी कभी मंथ, कई महीनों तक ये फेज चल सकता है, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली अपने बुल रन की तरफ दोबारा जाएगी और अपने नए हाइस की राइट। तरफ जाएगी, और उसमें जो कलीदी किरदार अदा करेंगे डेफिनेटली वो ऑयल एंड गैस सेक्टर होंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि ये जो क्वार्टर एंड होगा दिसंबर का, जब एंड इख्तिताम होगा, तो उसके बाद कंपनीज के मजीद नताइज आएंगे क्वार्टर एंड के, हाफ ईयरली के, तो वो नताइज भी मार्केट की डायरेक्शन सेट करने में बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, और उसमें बैंकिंग सेक्टर एंड सीमेंट सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आइंदा आने वाले महीनों। शकील साहब, मुझे ये भी बताइए कि आप ने कुछ इकोनॉमी के हवाले से भी हमने इंट्रोडक्शन में अपने पॉइंट्स रेज किए हैं, खासकर हम पाकिस्तान एंड मलेशिया रिलेशनशिप के हवाले से बात करें, बहरी उमूर में इनका ताउन जो है इस पे एक हम कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान इज़ वेरी कीन, मलेशिया इज़ वेरी कीन कि किस तरीके से हमारे जो एक इंटरेस्ट हैं वो और उसके साथ साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं दोनों ही स्ट्रांग हो जाएं। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे और किस तरीके से हम इससे नई अपॉर्चुनिटीज सामने ला सकते हैं? नताशा, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के साथ आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त ट्रेड के हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान की हुकूमत जो जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को जोर दे रही है और उसको फरोग देने की बातें कर रही है, और लास्ट डे ही अभी एक कल की बात है, प्राइम मिनिस्टर ने जो सरचार्ज था उसको एबॉलिश किया एक्सपोर्ट्स पे जी। इंडस्ट्रीज के ऊपर से, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो कि एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आएगा इंडस्ट्रीज बिल्कुल के ऊपर, बिल्कुल। ताकि उनके ऊपर जो सरचार्ज एडिशनल डल रहा था उसको खत्म किया गया है। इससे ट्रेड एक्टिविटीज में इजाफा होगा। देखिए, हमारी जो बहरी उमूर है या हमारी जो लॉजिस्टिक्स है, खास तौर पर सी लॉजिस्टिक्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान के जो टर्मिनल्स हैं उनको भी रीवैम्प करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो पोर्ट साइड्स हैं उनको जी। ड्रेजिंग की बात हो रही है, ताकि बड़े जहाज आकर के लंगर अंदाज हो सके। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है इन नियर फ्यूचर, वो आपका जो रेकोडिक के जरिए जो मिनरल्स और रेयर मिनरल्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, उसको निकाल करके बैरून मुमालिक बेचने की बातें हो रही हैं, तो वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। तो अगर हमारी राइट। लॉजिस्टिक्स, सी लॉजिस्टिक्स और रोड लॉजिस्टिक्स हमारी इंप्रूव होंगी, तो डेफिनेटली तमाम दुनिया हमारे से ट्रेड करने के लिए तैयार होगी। इस हवाले से मलेशिया ही नहीं, बल्कि अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान को 1 लाख टन का चावल का भी वो मिला है, टेंडर मिला है, जो जी कि जी। बांग्लादेश को जाएगा। और आप जानती एग्जैक्टली हैं कि इसीलिए आफ्टर शकील साहब हम पूरा सेकंड सेगमेंट एग्रीकल्चर के हवाले से आज डिस्कस करने वाले हैं कि जी हमारे पास एग्रीकल्चर की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो कि ऑफ कोर्स एक गुड न्यूज है, जहां एक्सपोर्ट सरचार्ज की हम बात करें वहीं हमारे पास ओगरा ने भी गुड न्यूज दी है। गैस के प्राइसेस में तकरीबन 8% तक की कमी की गई है और इसकी मंजूरी दे दी गई है। ये कितना ज्यादा एक जो एक्सपोर्टर हजरात हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ऑफ कोर्स गैस का यूजेज बहुत है, फिर विंटर सीजन है, घरेलू सारिफिन के लिए भी बहुत ज्यादा ये आसानी हो जाएगी। तो कैसे देखते हैं जो गवर्नमेंट किस तरीके से फैसिलिटेशन तो दे रही है, चाहे वो आवाम को दें चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी को दें, आइडिया ये है किसी ना किसी तरीके से लोगों तक जो है वो ये सब पहुंचे। जी, ये बहुत खुशाइंद है ये फैसला, क्योंकि हम तो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद गैस की प्राइसेस में इजाफा ना कर दे हुकूमत, क्योंकि विंटर सीजन के अंदर डिमांड में इजाफा हो जाता है और हमारे यहाँ गैस की शॉर्टेज भी हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है वो काफी खुशाइंद है, और इससे स्पेशली डोमेस्टिक यूजर्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूजर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि हमारा जो मेन फ्यूल है और रिसोर्स हमारा जो है वो गैस है। गैस के सस्ते होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उनकी, और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, जिससे ये उम्मीद होगी कि आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इन्फ्लेशन नंबर मजीद मुस्तहकम हो और कम हो, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का दबाव कहते हैं उसमें कमी हो, और डेफिनेटली इसके असरात आवाम तक जल्द से जल्द पहुंचे। क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस तरह से बेहतर हुए हैं, आपका ट्रेड नंबर्स बेहतर हुए हैं, आपका करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया था, वो कि अभी वो दोबारा डेफिसिट में आ गया है, लेकिन आपके ट्रेड नंबर्स बेहतर हुए हैं, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, आपके दीगर हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में देखते हैं कि इन्फ्लेशन नंबर में कमी आई है। तो ये इससे अभी तक वो असरात आवाम तक नहीं पहुंचे हैं जो पहुंच जाने चाहिए थे।
बट देर आए दुरुस्त आए, अगर ये गैस की कमी का फैसला और साथ साथ पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तरह से $58 के अराउंड क्रूड और WTI आ गया है, जी। ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले महीनों में पेट्रोल की कीमतों में भी अगर कमी होगी तो यकीनन इसका फायदा अवामी सतह तक भी पहुंचे। और इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली इससे कम हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास पूरा एक होराइजन इससे कनेक्ट है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली और फिर हमारा जी, इंटरेस्ट रेट और भी ऑफ इन्फ्लेशन का कोर्स। कम होना एक बहुत जी। ऑब्वियसली यस, इंटरेस्ट रेट उससे कम होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट इज द की वर्ड, याद रखिएगा। अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होगी तो कारोबारी तबके के लिए ये बहुत खुशाइंद होगा, तो शकील क्योंकि साहब, जब उनके ये डिबेट चेंबर छिड़ ऑफ ही गई कॉमर्स है और जितने भी हैं इंटरेस्ट वो रेट के सारे के हवाले से सारे ये बात हो मुतालबा ही कर। रही है, ये भी बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट में कमी कब तक मुतवक्के है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोई 5-6 कंसेक्यूटिव जो पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट्स हैं उसके अंदर या तो अनचेंज या फिर ऐसा रखा गया है, रुझान के ज़्यादा कॉशियसनेस रखी जा रही है, अभी 11% पे इंटेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि लास्ट 5 और 6 कंसेक्यूटिव सेशन से स्टेटस को मेंटेन रखा गया है और 11% पे मेंटेन हो रहा है पाकिस्तान जी। में इंटरेस्ट रेट। याद रखिए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इंटरेस्ट रेट का। यकीनन पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे नहीं है कि वहां पर ड्रेस्टिक डिक्रीज किया जा सके इंटरेस्ट रेट को, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के इख्तिताम तक इसको 10% तक लेके आया जाए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल के इख्तिताम तक यानी कि एनुअल ईयर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमारे पास जी जो है वो जी दिसंबर, मैं दिसंबर की दिसंबर की बात जी कर रहे 15 हैं। दिसंबर को एमपीसी है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है 15 या 16 दिसंबर को चलें। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होगी और दे विल रिव्यू द मॉनेटरी पॉलिसी, वेल इंटरेस्ट रेट के बारे बिल्कुल में सही फैसला किया फरमाया जाए। आपने शकील अनवर कमाल। वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख भी रहे हैं कि पॉलिसी मीटिंग में यकीनन कोई ना कोई जो है वो डिसीजंस फाइनलाइज किए जाएंगे। 11% पे मॉनेटरी पॉलिसी दिखाई दे रही है और यकीनन इसमें कमी के इम्कानात भी हैं, और बिजनेस कम्युनिटी इज़ वेरी कीन कि वो चाहती भी है कि हमारे पास पॉलिसी में कमी आए ताकि हमारे लिए एक बिजनेसेस जो है वो मजीद आसान हो जाए करना। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक कमोडिटी अपडेट देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,33,736 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,72,253 रुपीज। आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है और इंटरनेशनली भी इजाफा देखा जा रहा है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन्स $4,097.31, ऑयल WTI पर बैरल $58.7, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.21। ये कमोडिटी प्राइस आपने देखी। ऑयल प्राइसेस भी एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन आज की दी गई है। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स देखते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 323.23 रुपीज, सेलिंग वॉज 323.81। यूके पाउंड बाइंग रही 367.69 रुपीज, सेलिंग वॉज 368.35। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.5, सेलिंग वॉज 281 रुपीज। चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.55 रुपीज, सेलिंग वॉज 39.62 रुपीज। ये थे आज के करेंसी रेट्स। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.79 रुपीज, सेलिंग वॉज 74.92। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.39, सेलिंग वॉज 76.52 रुपीज। कतरी रियाल बाइंग रही 77.06, सेलिंग वॉज 77.2। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.58 रुपीज, सेलिंग वॉज 914.21। ये थे करेंसी अपडेट्स आपने देखे। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को दरपेश ख़तरात हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, कितना ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो सकता है। और हम बात करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए जो है वो नागुज़ीर है, तो क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे, क्या इसका जो है वो इनोवेशन
एडिशन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे टेक्निकली हम इसको सेटल डाउन कर सकते हैं, और साथ साथ वैल्यू एडिशन का भी जिक्र करेंगे। वैल्यू एडिशन और फूड सिक्योरिटी की जदीद ज़राअत में कितनी अहमियत है, और हम बात करेंगे जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी का पाकिस्तान की आईटी सलाहियतों पर इजहार एतमाद है। तो आज हम ये डिटेल जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपने इंट्रोडक्शन में एक और न्यूज़ सुनी होगी कि बांग्लादेश को सप्लाई के लिए 1 लाख मेट्रिक टन चावल का टेंडर भी जारी हुआ है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से करने वाले हैं। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, इकॉनमी के हवाले से वापस आते हैं, सेकेंड सेगमेंट कंटिन्यू करते हैं। हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की पॉलिसियों के सबब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने आवाम को महंगाई के दबाव से निकालने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए गैस की कीमतों में मजमूई तौर पर औसतन 8% तक कमी की मंजूरी दे दी है। ओगरा के मुताबिक सुई सदरन के लिए गैस की कीमतों में औसतन 8%, जबकि सुई नॉर्दर्न के लिए 3% कमी की मंजूरी दी गई है। इसका मकसद गैस कंपनियों के अखराजात को मतवाजन रखते हुए आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। ये फैसला सुई गैस कंपनियों की जानिब से कीमतों में 22 से 28% इजाफे की भारी दरखास्तों के बरक सामने आया, जिससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत और रेगुलेटर ने सार्फिन के मफाद को अव्वलीन तरजीह दी है। ओगरा ने SNGPL के 13 अरब 56 करोड़ रुपए और SSGCL के 47 अरब 31 करोड़ रुपए एडजस्ट करने की मंजूरी दी है, जिससे मजमूई मालियाती बोझ कम होने की तवक्को है। कैटेगरी वार नई कीमतों के लिए वफाकी हुकूमत से मशावरत जारी है और हतमी मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इस दौरान मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। ये इकदाम महंगाई के दबाव का शिकार आवाम के लिए बलवत और अहम रिलीफ है, जो घरेलू सार्फिन से सनती शोबे तक तवानाई के मजमूई अखराजात में कमी लाने में मददगार साबित होगा। हुकूमत के मुताबिक कीमतों पर काबू पाने और अवामी रिलीफ के मजीद इकदाम भी आइंदा बजट हिकमत अमली का हिस्सा होंगे। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो इंटेक्ट दिखाई दे रही हैं। काफ़ी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने भी लिए हैं और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसमें इजाफा देखा गया है। अमिट अगर हम कहें क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं और फ्लड के इम्पैक्ट की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिक्लाइन आता है। तो आज इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे हम। इनके बारे में ज़ीशान हसीब बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कंट्री जनरल मैनेजर हैं सिंजेंटा पाकिस्तान के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, इकॉनमी में इसका कितना वेट है, और साथ साथ हम जहां देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, वहीं क्लाइमेट चेंज हमेशा इसको डिस्टर्ब करते हुए, हमेशा एक हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट देते हुए पाकिस्तान के साथ दिखाई देती है। ज़रा प्लीज़ इसको डिटेल डिस्क्राइब करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो पे। सो एग्रीकल्चर ज़राअत जो है ऑब्वियसली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फॉर पाकिस्तान। तकरीबन हमारी 23% GDP की कंट्रीब्यूशन है ज़राअत की, और हमारी तकरीबन 40% से ज़्यादा लोग जो है एसोसिएटेड है ज़राअत से। तो क्लियरली आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेक्टर। सैडली आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जो कि सेक्टर को फेस कर रहे हैं। आपने क्लाइमेट का जिक्र किया, वेरी ट्रू, क्लाइमेट इज अ बिग सेक्टर, बिग चैलेंज। सो देखा जाए तो 3 तरह के बड़े चैलेंजेस हैं ज़राअत सेक्टर के लिए। एक तो रिसोर्स रिलेटेड है, जिसमें ना सिर्फ क्लाइमेट बल्कि मैं कहूँगा वाटर स्कार्सिटी और सॉइल हेल्थ इज ऑल्सो अ चैलेंज। इसी तरह कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड हैं या प्रोसेस रिलेटेड हैं, जिसमें आपकी सीड क्वालिटी आ जाती है, इनपुट्स की राइट। क्वालिटी आ जाती है। एंड इसी तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी भी हम कंपेयर करें इवन अपने नेबर्स के साथ भी, तो हमारी बहुत सारी फसलों में यील्ड्स 30 से 35% कम है अपने नेबर्स से। और अगर बेस्ट इन क्लास कंट्री से कंपेयर करें तो 50 to 60% हमारी तो यील्ड भी कम है। ज़ीशान तो साहब, पाकिस्तान को ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान इसको ओवरकम नहीं कर रहा? आप बता रहे हैं कि नेबरहुड से कंपैरेटिवली थोड़ा सा हमारा जो है वो यील्ड कम है, तो ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा? और आपने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया है, इसके हवाले से बताइए कि टेक्नोलॉजी में क्या कमी है, क्या हम इससे कैसे जो है वो अपना सकते हैं? और SIFC के बाद हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी यानी कि एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेक्टर पर काफ़ी काम हुआ है, तो इसको कैसे हम सेटल डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आई थिंक इस सब पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा फूड सिक्योरिटी का। आपने बात किया था, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारी जितनी वीट की रिक्वायरमेंट यूजुअली होती है, उसके लिए भी हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है बाहर से। नेक्स्ट 30 ईयर्स में हमारी तकरीबन 50% आबादी बढ़ जाएगी, और जमीन हमारे पास जाहिर है उतनी है या कम होगी अर्बनाइजेशन की वजह से। सो ये इट इज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, यहाँ पे बहुत सारी इंटरवेंशन की जरूरत है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो चैलेंजेस हैं और जिनको बहुत जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है। एक तो जाहिर है क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं, वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं। सो इसके लिए दुनिया में हम सिर्फ वाहिद नेशन नहीं है जो इस टाइप के चैलेंजेस फेस कर रही है। टेक्नोलॉजी की थ्रू बहुत सारी इसकी
सॉल्यूशंस और इनोवेशंस आ गई हुई हैं। मिसाल के तौर पे सिंजेंटा में भी हमारे पास कुछ इनोवेशंस ऐसी हैं जिसके थ्रू हम क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स या सीड केयर प्रोडक्ट्स हम ला सकते हैं पाकिस्तान में। इसमें हमें ज़ाहिर रेगुलेटरी सपोर्ट और पॉलिसी सपोर्ट भी चाहिए ताकि हम वो चीज़ें पाकिस्तान में एज सुन एज पॉसिबल ला के क्विकली रजिस्टर भी कर सकें। प्लस इसके अलावा अगर आप दुनिया में देखेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को बड़ी शिद्दत से यूज़ किया जा रहा है यील्ड इंप्रूव करने के लिए। सो उसमें मैकेनाइजेशन आ जाती है, उसमें डिफरेंट डिजिटलाइजेशन की टेक्निक्स आ जाती हैं जिसके थ्रू यील्ड इंप्रूव हो सकती है। और आखिरी चीज़ जो कि मैं बहुत राइट। इंपॉर्टेंट हाईलाइट के लिए करना चाहूंगा कि हमारी लैंड साइजेस कम होते जा रहे हैं। तो ये इसको भी फ्रॉम अ क्लस्टर अप्रोच हमें देखना पड़ेगा। हर क्रॉप के क्लस्टर्स बनाएं जहां पे उस क्रॉप के ऊपर फोकस हो और ग्रोअर्स को इसी तरह एक्सेस टू मार्केट दिया जाए, इवन टू इंटरनेशनल मार्केट्स, ताकि जो भी प्रोड्यूस होती है वो राइट। इवन एक्सपोर्ट भी हो। ज़ीशान साहब ये बताइएगा, वी हैव एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड जो कि खाली है, जिसको अभी हम कह सकते हैं कि कल्टीवेशन की तरफ लेके जाना चाहिए या आबाद करना चाहिए। एक तरफ हमारे पास ये चैलेंज है, दूसरी तरफ ये कि जब हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन की भी ये रिपोर्ट है कि हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 7% ऑफ जो लैंड है सिर्फ वही कल्टिवेटेबल है। तो आप समझते हैं कि एक तरफ यहाँ पे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेजर्ट्स को जो है वो कल्टिवेट करने के प्लान्स किए जा रहे हैं, वहाँ हमारे पास क्यों ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती? किस चीज़ की हम कह सकते हैं कि लैकिंग है जिसकी वजह से हम इसको कूप अप नहीं कर पा रहे? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। देखिए जी, दो चीजें हैं। जाहिर है जैसा मैंने बताया चैलेंज इतना सवेर है और हमने यील्ड्स अपनी बढ़ानी है। एक तो तरीका ये है और अपॉर्चुनिटी है इन माय व्यू कि एग्जिस्टिंग जहां जहां ज़रात है उस पे यील्ड इंप्रूव की जाए। आज के दिन देखिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर तकरीबन 70 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम 10% भी यील्ड बढ़ा दें तो हम 7-8 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं फॉर द कंट्री। तो एक तो इस पे क्लियरली बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नंबर वन ये होनी चाहिए। फिर उसके राइट। बाद जाहिर है बहुत सारे ऐसे नॉन कल्टिवेटेड लैंड होता है जिसको रिवाइव किया जा सकता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बहुत सारे और ममालिक में भी हो रहा है। अगर आप जीसीसी में भी देख लें तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहां पे लैंड पे अब कल्टीवेशन शुरू हो रही है। सो क्लियरली आई थिंक ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है एसआईएफसी का। आई वुड से इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इसको और बिल्कुल हम एक्सप्लोर करना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इससे हम कोलैबोरेट जब कर रहे हैं यूएस के साथ, तो यहाँ पर भी हमारे लिए जो इस टाइप की R&D है वो फिर एड्रेस हो सकती है, राइट? जी जी एब्सोल्युटली, नॉट ओनली यूएस बल्कि जीसीसी ममालिक और चाइना के थ्रू भी हम काफी कुछ हमसे सीख सकते, उनसे सीख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी हमारे पास ग्लोबल एग्जांपल्स हैं इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स और पायलट्स की। राइट। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ हमारे लिए एक गुड न्यूज़ आई है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे जो एक रिलेशनशिप है बिजनेस एस्पेक्ट से वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो बांग्लादेश को सप्लाई के लिए तकरीबन 1 लाख मैट्रिक टन चावल का टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। कितना ज़्यादा इससे हमारे लिए एक अच्छा नया हम कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है? ऑफ कोर्स राइस तो हमारी बम्पर क्रॉप होती है और हम हमेशा ही राइस से एक अच्छा एक्सपोर्ट नंबर जनरेट करते हैं। जी बिल्कुल, ये आज मैंने न्यूज़ फॉलो की अभी थोड़ी देर पहले, बट आई थिंक ये बहुत अच्छा खुशाइंद एक मैं कहूँगा खबर है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि वहाँ भी राइस की प्राइस की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। सो राइट। उनके लिए भी इंश्योर हो जाएगी एक अच्छी क्वालिटी सप्लाई। एट द सेम टाइम उनकी इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो वो भी इनके लिए भी एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी पाकिस्तान से लेना शुरू कर देंगे। तो क्लियरली आई थिंक बांग्लादेश इज अ ग्रेट एग्जाम्पल जहाँ पे हमने ये राइस का किया है। एंड इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी I can potentially see there are a lot of opportunities of export in agriculture sector for Pakistan। और ना सिर्फ राइस बल्कि बहुत सारी स्पेशलिटी क्रॉप्स भी हैं जो दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना इज अ बिग मार्केट जिसको हमें एक्सेस करना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड एंड वी हैव एग्जांपल जहां पे बिकॉज जिशान सिंजेंटा साहब, भी आपने पूरी। अभी थोड़ी देर पहले फूड सिक्योरिटी के हवाले से जिक्र किया था। अब अगर हम बात करें, हमारे पास राइस की जब बम्पर क्रॉप होती है, राइस से हम तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट है वो कर चुके हैं, जबकि हमारी जो टारगेट थी वो 3 बिलियन डॉलर्स की थी। और इस बार 6 बिलियन डॉलर का टारगेट इसीलिए रखा गया है कि हमारे पास ये रूम है कि हम बेहतर से बेहतर एक्सपोर्ट नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। क्या हम पल्सेस और इन चीज़ों में भी आगे जा सकते हैं जो हमें इंपोर्ट करना पड़ती हैं? और आपने चैलेंजेस का जिक्र किया, तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसको हम फौरी तौर पे इस साल एटलीस्ट एड्रेस कर लेंगे? देखिए जी, इसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली हम पल्सेस में भी कर सकते हैं और स्पेशलिटी अदर क्रॉप्स के ऊपर भी हम कर सकते हैं। अब जो चैलेंजेस हैं हमारे पास, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि किन किन क्रॉप्स पे हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना चाहते हैं। आई वुड से कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है, क्योंकि हमारा एडिबल ऑयल जो है बहुत बड़ी इंपोर्ट है। सो इसको नंबर वन प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्योंकि जो पल्सेस हैं वो छोटे सेगमेंट्स हैं। सो अगर हम ऑयल रिप्लेसमेंट की बात करें तो आई थिंक नंबर वन एक तो वो हमें
उसके ऊपर एडिबल ऑयल के ऊपर काम करना चाहिए ताकि हमारे इंपोर्ट बिल भी कम हो। और जहां तक एक्सपोर्ट है तो आई थिंक राइस इज अ वेरी गुड फोकस, पर एट द सेम टाइम कुछ स्पेशलिटी क्रॉप्स हैं जिसमें सेसमी आ जाती हैं, जिसमें जी। ऑर्चिड्स आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। सो आई थिंक ये ऑन अ वेरी हाई लेवल दीज शुड बी सम फोकस एरियाज जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े आपने एंड प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट। नाम लिए हैं तो मैं आपसे पूछती चलूं कि हमारे पास राइस है, जैसे आपने फ्रूट्स का जिक्र किया, मैंगो है, ऑरेंजेस हैं, तो इनकी एक डिमांड पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान की जो मिट्टी की खुशबू है वो भी बहुत फेमस है, उसकी वजह से पाकिस्तान के मैंगोज एंड कीनूस का जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त, उसकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसको पहुंचाने के लिए इसका जो एक हम लॉजिस्टिक्स एरिया है उसको कैसे कवर अप करेंगे, इसको कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये सब जगह अवेलेबल हो और यहाँ पे भी डैमेज ना हो, और जितना क्रॉप उतरे उतना ही वो एक्सपोर्ट हो, ताकि हमारे लिए एक फॉरेन एक्सचेंज ज़रा ज़बरदस्त सा जनरेट हो। जी, ये बल्कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। सो आई थिंक सबसे बड़ा हमारे लिए जो चैलेंजेस है ना वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं। तकरीबन आप अंदाजा लगाएं 30 से 40% हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं। और ये ना सिर्फ ये जो कुछ मैंने एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स मेंशन किए बल्कि जी। इवन बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं तो उसमें बहुत जरूरत है। सो आई थिंक फ्रॉम अ प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमें ऑल्सो जो स्टोरेज स्पेसेस और कोल्ड चेन्स जो हैं इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करने तो की जरूरत है गवर्नमेंट ने ताकि तो ना। इन्वेस्टमेंट किया है कोल्ड स्टोरेज पे, तो क्या लगता है आपको कि ये ना काफ़ी है, मजीद इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है? जी आई थिंक देखिए ये तो एक इट्स अ बिगिनिंग जो कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, बट अगेन अकेले गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत कुछ नहीं कर सकती। इट हैज टू बी हम्म। डन थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो इसमें जाहिर है और फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया अगर हमारे एक्सपोर्ट एम्बिशंस इतने हाई हैं तो हमारी जो वैल्यू चेन है दैट शुड बी ऑल्सो, सप्लाई चेन शुड ऑल्सो बी वेरी एफिशिएंट। अदरवाइज आप इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ योर लॉसेस थ्रू आउट द वैल्यू चेन और सप्लाई चेन। So again, as I said, इसमें further investment की भी जरूरत है even from the private sector. और पेस्टिसाइड्स के हवाले से कोई चैलेंजेस तो नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि वो कुछ टाइप के जो एक पेस्ट हैं वो आ जाते थे और पूरी क्रॉप की क्रॉप खत्म हो जाती थी, तो अब क्या दिखाई दे रहा है? जी आई थिंक पेस्टिसाइड सेक्टर के लिहाज से डेफिनेटली देर आर क्लियरली चैलेंजेस, स्पेशली मल्टीनेशनल्स के लिए। देखें मल्टीनेशनल्स जो होती हैं वैसे ही आपने देखा है कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर मल्टीनेशनल्स। सो फ्रॉम एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली देर आर लॉट ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशंस जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर को सपोर्ट कर सकती है। सो आई थिंक राइट। वो वहाँ हमें चैलेंज आते हैं। प्लस उसके अलावा जाहिर है न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन के लिए भी अगर पाकिस्तान में हमने लानी हो तो इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। ऑल्दो हम्म। हमें बड़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, बट आई स्टिल थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरवेंशन दैट इज रिक्वायर्ड। प्रोसेस को डिजिटलाइज करने की जरूरत है। सो इस साइड पे फ्रॉम एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेगुलेटरी रिजीम पे आसानियां ला के काफी सारी सपोर्ट की जा सकती है। और ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी फ्रॉम मल्टीनेशनल काफी बढ़ेगी अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ फोकस किया जाएगा। जहां तक आपने चैलेंजेस की बात की उसके अलावा एक चैलेंज ये भी है राइट। फार्मर्स के लिए, क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स का। पाकिस्तान में तकरीबन 400 500 400 से ज्यादा पेस्टिसाइड कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और हर तरह की क्वालिटी बिक रही है। तो ये आई थिंक एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हम्म। इंश्योर कि पाकिस्तान के फार्मर्स को ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड मिले बल्कि उनको उनकी एक्सेस भी एट द राइट प्राइस ऑल्सो। तो अगेन के हवाले से हमने काफी सारे इस टाइप के इकदाम किए हैं जिशान जिसके साहब, थ्रू हमारा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और आप ये भी मुझे बताइएगा कि आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है, तो हम आईटी को भी थोड़ा सा इसमें इनपुट देते चलें कि जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने पाकिस्तान की जो आईटी कंपनीज हैं उनकी सलाहियतों पर इजहार एतमाद किया है, और ये भी देखा जा रहा है कि हमारे पास जो आईटी की एक रुझान है वो भी बढ़ रहा है पाकिस्तान में। तो आप समझते हैं आईटी को भी थोड़ा सा यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इनपुट उसका डाला जाए तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी, यानी कि उसे एक रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाएगा? जी बिल्कुल जी, मैं खुद भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज डूइंग अमेजिंग वर्क। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में लेके राइट। आ रही है। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का अगर कोलैबोरेशन होती है इवन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, आई थिंक वी कैन डू वंडर्स। आपने काफ़ी डिटेल बताई है। थैंक यू सो मच जिशान हसीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और आप डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत स्कोप है, खासकर अगर हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को देखें तो उसमें जब एग्रीकल्चर को एड्रेस किया गया, लाइव स्टॉक को एड्रेस किया गया, तो आइडिया ये था कि इसमें तमाम जो उसके हिकअप्स हैं उसको दूर किया जाए और किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शंस पर एक रील्ड और जो इरिगेशन का जो एक सिस्टम है उसको बेटर किया जाए। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।